हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो फॉर यू। और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का जो लफ्ज़ है उसमें दो जो क्रोमा का लफ्ज़ है वो कलर के लिए यूज़ किया जाता है और ग्राफी का लफ्ज़ है टू राइट। जो कलर सब्सटेंसेस होते थे उनको पेपर पे सेपरेट किया जाता था, इस वजह से इसका नाम क्रोमेटोग्राफी है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। मैंने कुछ लिखे यहाँ पे, दो तीन। पेपर क्रोमेटोग्राफी आ जाती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आ जाती है जिसमें सिलिका जेल यूज़ किया जाता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी आ जाती है जो कि परफॉर्म की जाती है। बेसिक प्रिंसिपल तो आपको पता है क्रोमेटोग्राफी का सेम ही है, लेकिन अब प्रोसीजर्स और वो चूँकि एडवांसमेंट आती जा रही है तो जो मेथड्स हैं वो मुख्तलिफ हो गए हुए हैं। अब जो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो कि हम डिस्कस करेंगे भी, ये सिर्फ यूज़ की जाती है किसके लिए? एज अ टीचिंग टूल। मतलब आपको लैब के अंदर अगर कुछ परफॉर्म करना है तो उस पे ये पेपर जो क्रोमेटोग्राफी है ये परफॉर्म करके आपको बताई जाती है कि ये जो क्रोमेटोग्राफी है ये होती किस तरह से है और इसका जो टेक्निक क्यों यूज़ की जाती है और इसका प्रिंसिपल क्या है। इसी को हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी को, ये किस तरह से परफॉर्म की जाती है। अगर आप देखें इसको, पेपर क्रोमेटोग्राफी जो की जाती है उसमें जो 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 इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसमें एक होता है जी जो क्रोमेटोग्राफी चैम्बर यूज़ किया जाता है। उस चैम्बर के अंदर वन थिंग सेकेंडली इसमें यूज़ किया जाता है जी एक फ़ेज़ जिसको हम कहते हैं मोबाइल फ़ेज़। मोबाइल फ़ेज़ क्या चीज़ है? इट्स बेसिकली द सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कौन सा वाला? जिसमें कि आपका जो सैंपल है वो डिज़ोल्व हो सके। और मोस्टली जो सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं वो कौन से यूज़ किए जाते हैं? वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं, ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं। तीसरी चीज़ इसमें जो होगा हमारा, दैट वुड बी द स्टेशनरी फेज़, एंड दिस स्टेशनरी फेज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपने माइंड में रखना है। स्टेशनरी फेज़ बेसिकली जो यहाँ हम यूज़ करेंगे दैट वुड बी द वाटर। स्टेशनरी फेज़ कौन सा है? इट्स द वाटर, द वाटर विच इज़ ट्रैप्ड इनसाइड द पेपर। अब यहाँ हम स्टेशनरी फेज़ में जो यूज़ करते हैं वाटर आपको पता है ये किस तरह से है? दिस इज़ द इनऑर्गेनिक। और दूसरा कैसा है जी? इट्स पोलर। सो इट इज़ इनऑर्गेनिक एंड पोलर, अपोजिट टू ऑर्गेनिक एंड नॉन पोलर। सो दिस इज़ योर स्टेशनरी फेज़। सो वाटर इज़ द स्टेशनरी फेज़। अब वाटर होता कहाँ पे है? ये स्टेशनरी फेज़ हम यूज़ करते हैं एक फ़िल्टर पेपर। दिस इज़ द फ़िल्टर पेपर। और इस फ़िल्टर पेपर के अंदर क्या चीज़ होती है? इनमें पोर्स होते हैं। ये फ़िल्टर पेपर किसका बना होता है? सेलुलोज का बना हुआ होता है। उसके अंदर जो पोर्स होते हैं उन पोर्स के अंदर वाटर ट्रैप हुआ होता है। सो वाटर इज़ ट्रैप्ड इनसाइड दोज पोर्स, सो दैट वाटर इज़ यूज्ड एज द स्टेशनरी फेज़ इसके अंदर। अब यहाँ पे चौथी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं दैट वुड बी द सैंपल। और सैंपल आपका क्या हो सकता है जी? सैंपल आपका मिक्सचर है, क्योंकि जो टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसके लिए? हम इसको यूज़ करते हैं टू सेपरेट द कंपाउंड फ्रॉम द मिक्सचर। कंपाउंड आप सेपरेट करेंगे फ्रॉम मिक्सचर। मिक्सचर आपका कोई भी हो सकता है। मिक्सचर आपका सैंपल जिसको मैं कह रहा हूँ, तो ये मिक्सचर है, दैट इज़ आवर सैंपल। और यहाँ पे जो सैंपल है इसमें अगर मैं ये कह दूँ कि मेरे पास क्लोरोफिल पिगमेंट्स आ जाते हैं, ये हमारा सैंपल हो सकता है। इसमें हमारे पास प्रोटीन्स आ सकते हैं, ये हमारा सैंपल हो सकता है। कोई और अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, दैट कुड बी द सैंपल ऑफ आवर्स। तो यहाँ डिफरेंट सैंपल आपके हो सकते हैं जिनको आप सेपरेट करना चाहते हैं। जो मिक्स हुए हुए हैं आप उनको सेपरेट करना चाहते हैं तो आप मोबाइल फेज़ यूज़ करते हैं, यू यूज़ द स्टेशनरी फेज़। फिर क्रोमेटोग्राफी चैम्बर यूज़ किया जाता है जिसके अंदर हम सॉल्वेंट डालते हैं जो कि हमारा मोबाइल फेज़ होता है। अब ये जो प्रोसेस होता है ये किस तरह से होता है? मैं एक चैम्बर बना के उसमें मैं आपको प्रोसेस शो करवाता हूँ कि अगर हम क्रोमेटोग्राफी का चैम्बर बनाएं और उसमें मैं शो करूँ आपको कि जो प्रोसेस है वो किस तरह से हम परफॉर्म करेंगे। अगर हम एक पेज लेते हैं जो कि कौन सा पेज है जी? एक फ़िल्टर पेपर है जो कि वॉटमैन फ़िल्टर पेपर रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने लिया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ जो मार्जिन है इस मार्जिन में थोड़ा सा गैप हम रखेंगे, स्पेस दे के इस जगह के ऊपर हम अपने सैंपल लोड करेंगे। ये हमने सैंपल लोड कर दिया, ये सैंपल लोड कर दिया, ये सैंपल हमने लोड कर दिया। 3 स्पॉट्स हैं। सैंपल लेट्स से कि मिक्सचर है किस चीज़ का, ये जो सैंपल ए है, बी है, सी है, 3 सैंपल हैं। वो फर्दर वो आगे ये इसके अंदर सिर्फ रेड पोर्शन नहीं है बल्कि ये मिक्सचर है, इसमें ब्लू भी है, रेड भी है और साथ में
एक और इंक जो ब्लैक है वो भी मैं शो कर देता हूँ कि ये जो मिक्सचर है, 3 स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं। मैंने मिक्स किस चीज़ को किया हुआ है, मैंने 3 चीज़ों को मिक्स किया हुआ है, रेड को, ब्लैक को और साथ में ब्लू को। और ये जो कलर आ जाते हैं इनको हमने क्या करना है जी, तीनों को हमने सेपरेट करना है। रेड को अलग करना है, ब्लू को अलग करना है और साथ में जो ब्लैक है उसको अलग करना है। ये हमारा मिक्सचर हो गया। अब ये जो पेपर है, ये कौन सा पेपर है जी, दिस इज़ द फिल्टर पेपर। उस फिल्टर पेपर पे मैंने आपको बताया कि बॉटम पे कुछ जगह छोड़ के स्पेस, यहाँ बीच में हमने थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है, स्पेस के ऊपर हमने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। निशान नहीं, अपना जो हमारा सैंपल है वो हमने लोड कर दिया है, वहाँ पे उसके स्पॉट्स लगा दिए हुए। अब ये जो फ़िल्टर पेपर है इसको मैं हैंग कर दूंगा, और मैं हैंग कहाँ पे करूँगा, इसको मैं हैंग करूँगा जो क्रोमेटोग्राफी चैम्बर है उस चैम्बर के अंदर मैं इसको हैंग कर दूंगा। यहाँ पे इसको मैंने क्लिप कर दिया और इस क्लिप को मैंने हैंग कर दिया उस चैम्बर के अंदर। ये जो चैम्बर है जहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है अगर आप देखें, ये चैम्बर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज़ द क्रोमेटोग्राफी चैम्बर, जिसके अंदर ये प्रोसेस हम, दिस इज़ द चैम्बर। दिस इज़ द क्रोमेटोग्राफी चैम्बर। इस चैम्बर के अंदर यहाँ पे हमने क्या चीज़ डाली हुई है, इस चैम्बर के अंदर हमने यहाँ जो पेपर है जो मैंने स्पेस छोड़ी थी, इसके अंदर क्या चीज़ पड़ा हुआ है, इसके अंदर हमारा सॉल्वेंट पड़ा हुआ है। और वो सॉल्वेंट कौन सा है, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने यूज़ किया हुआ है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मीन्स इथेनॉल, अल्कोहल वगैरह। और ये सॉल्वेंट हमारा कौन सा फेज़ है, ये हमारा मोबाइल फेज़ है। मोबाइल फेज़ का मतलब कि ये जो स्टेशनरी फेज़ होगा ये मूव करेगा, सॉल्वेंट मूव करेगा, इसलिए इसको मोबाइल फेज़ कहते हैं। स्टेशनरी फेज़ जो कि अपनी जगह पे मौजूद है वो मूव नहीं कर रहा बल्कि सॉल्वेंट मूव कर रहा है, दैट इज़ वाई स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज़ हम टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। इस पेपर को हमने हैंग किया हुआ है और इतना हमने हैंग करना है कि ये जो स्पेस वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ था, स्पॉट से नीचे वाला पोर्शन बीच में डिप हो जाए। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन सारा मैंने रेड से शो किया हुआ है, दैट इज़ द सॉल्वेंट। और जो पेपर है वो यहाँ तक क्या हुआ हुआ है जी, उसके अंदर डिप कर दिया हमने। जो स्पॉट्स लगाए हुए थे, स्पॉट्स को डिप नहीं करना बल्कि जो नीचे टिप थी पेज की उसको हमने डिप किया हुआ है। अब यहाँ पे हमने स्पॉट्स को क्यों डिप नहीं किया हुआ, स्पॉट्स को डिप नहीं करना बल्कि सॉल्वेंट के अंदर स्पेस वाली जो पेज वाली जगह है उसको डिप करना है। अगर हम स्पॉट्स भी डिप कर देंगे तो ये सारे का सारा सैंपल डिज़ोल्व होके इस सॉल्वेंट के अंदर चला जाएगा, तो ये सेपरेट नहीं हो सकते, इसलिए हमने इनको डिप नहीं करना, ये स्पेस हमने छोड़नी है। ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर के ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है, फिर एक लिड लगाया हुआ हमने। अब लिड हमने क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि ये जो सॉल्वेंट हमने यूज़ किया हुआ है ये चूँकि ऑर्गेनिक है और ये क्या कर जाता है, ये एवापोरेट कर जाता है, इसलिए हमने उसके ऊपर लिड लगाया हुआ है। ये जो पेज है, अब जो सॉल्वेंट है, इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से दूं कि एक फ़िल्टर पेपर या एक टिश्यू पेपर है फॉर एग्जांपल, और उस टिश्यू पेपर के ऊपर एक जगह के ऊपर यहाँ मैं पानी का एक ड्रॉप लगाता हूँ, दिस इज़ वाटर ड्रॉप। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये ड्रॉप फैलना शुरू करेगा और ये सारे का सारा जो पेपर है वो क्या हो जाएगा, वो गीला हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है वो कौन सा होता है, इसको हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। डिफ्यूजन हो रही है और डिफ्यूजन से जो सॉल्वेंट है, वाटर है, वो डिफ्यूज़ कर रहा है पेपर की तरफ, तो ये कैपिलरी एक्शन की वजह से वो क्या कर रहा है जी, वो यहाँ पे जो सॉल्वेंट राइज करेगा अपवर्ड, दैट वुड बी द कैपिलरी एक्शन। तो ये डिफ्यूजन की वजह से ये सारे को गीला कर देता है। यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा, यहाँ पे इस तरह से होगा कि ये जो सॉल्वेंट है वो मूव करेगा, राइज करेगा अपवर्ड। जब ये सॉल्वेंट राइज करेगा, कैपिलरी एक्शन होगा, कैपिलरी एक्शन की वजह से सॉल्वेंट ऊपर की तरफ जाएगा। अब सॉल्वेंट जाते हुए जो हमारे स्पॉट्स हैं, स्पॉट्स मैंने 3 लगाए हुए हैं और स्पॉट्स को हम सैंपल भी कह रहे हैं। इस सैंपल के अंदर हमारे पास 3, मैंने हर सैंपल, हर स्पॉट के अंदर 3 आपको तरह की इंक नज़र आती है। एक इंक आपको रेड नज़र आती है, एक आपको ब्लू नज़र आती है और एक आपको ब्लैक नज़र आती है। ये जो तीनों इंक्स यहाँ मौजूद हैं ये इस सैंपल के अंदर डिज़ोल्व होंगी। सो रेड, ब्लू और ब्लैक तीनों की तीनों क्या करेंगी, ये सॉल्युबल होंगी, ये डिज़ोल्व होंगी उसके अंदर। अब इनकी डिज़ोल्व होने की भी सॉल्युबिलिटी है कि कितनी, कौन सी चीज़, रेड ज़्यादा सॉल्युबल है, ब्लू ज़्यादा सॉल्युबल है, ब्लैक ज़्यादा सॉल्युबल है उसके अंदर। जो चीज़, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंटली मूव करता जाएगा, जब हमारा सैंपल, जो हमारा सॉल्वेंट है वो राइज़ करेगा ऊपर की तरफ, जब इन स्पॉट को टच करेगा तो इसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर ये चीज़ें डिज़ोल्व होंगी और सॉल्वेंट क्या करेगा, वो मूव करता जाएगा फिर ऊपर की तरफ।
जो चीज़ जो हमारा कंपाउंड उस मिक्सचर के अंदर, ये मिक्सचर है हमारा, उसके अंदर जो भी कंपाउंड पहले डिज़ोल्व होगा सॉल्वेंट के अंदर, वो सॉल्वेंट के साथ पहले मूव कर जाएगा। लेट्स से कि ये जो रेड पोर्शन है इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है सबसे, फिर उससे कम ब्लू की है, उससे कम ब्लैक की है। तो सबसे ज़्यादा जो सॉल्युबल हुआ इसके अंदर वो कौन सा था? रेड, उसके अंदर सॉल्युबल ज़्यादा है, उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है रेड की। इसकी जब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होने की वजह से ये राइज़ करना शुरू करेगा। तो सबसे पहले इस मिक्सर में से कौन सा पिगमेंट मूव करके ऊपर की तरफ जाएगा? दैट वुड बी द रेड। यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल रेड यहाँ पे पहुँच गया। उसके बाद दूसरा जो पिगमेंट था वो पिगमेंट कौन सा था जी? दैट वाज द ब्लू। और फिर उसके बाद कौन सा होगा जी? दैट वुड बी द ब्लैक। तो जो सबसे पहले डिज़ोल्व हुआ था वो सबसे पहले मूव करके चला गया, जो उसके बाद डिज़ोल्व हुआ था इसके अंदर वो यहाँ पे, और जो यहाँ पे लास्ट वाला था ब्लैक वो पीछे सबसे मौजूद है। सॉल्वेंट कहाँ पे पहुँचा है जी? सॉल्वेंट जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था वो यहाँ पे पहुँचा है। तो सॉल्वेंट पहले जाएगा, उसके बाद फिर रेड, और क्योंकि सॉल्वेंट मूव करके ऊपर चला गया है और ये रेड, ब्लू और ब्लैक आपको नज़र आते हैं। ये जो सॉल्वेंट लाइन मैंने लगाई हुई है इसको हम क्या नाम देते हैं जी? दैट इज़ द सॉल्वेंट फ्रंट, जहाँ सॉल्वेंट मूव करके ऊपर की तरफ जा रहा है। जो वाटर था उसका क्या रोल है बीच में, जो कि स्टेशनरी फेज़ के तौर पे काम कर रहा होता है? अगर तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव करके जा रहा है, जो सॉल्युबिलिटी इसकी थी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जाके, वाटर के साथ उसकी फिर इंगेजमेंट है। अगर तो वाटर के साथ उसकी इंगेजमेंट है, जो मॉलिक्यूल जी ऊपर की तरफ जा रहे हैं उसका अट्रैक्शन वाटर की तरफ है तो वो स्लो मूव करेंगे, और अगर इनका अट्रैक्शन वाटर की तरफ नहीं है तो वो क्या करेंगे जी? वो ऊपर की तरफ जाते जाएंगे। सो वाटर उनको क्या करता है जी? उनको एक रिटार्डेशन देता है, वाटर उनको रोकता है उनको ऊपर मूव करते हुए। यहाँ तो इसके अंदर डिज़ोल्व होकर चले गए, आगे अगर वाटर के साथ उनकी अट्रैक्शन है, इस रेड स्पॉट की लेट्स से कि वाटर के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं थी, सबसे ऊपर मौजूद है, इसकी कम अट्रैक्शन थी, इसकी कम अट्रैक्शन थी। सो जिसकी कम अट्रैक्शन है वो पीछे रह गया हुआ, जिसकी वाटर के साथ बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं थी, इसका मतलब है जो हमारा स्टेशनरी फेज़ था उसने रेड को नहीं रोका, उसने रिटार्ड नहीं किया, ब्लू को कम रोका लेकिन, और जो ब्लैक था उसको उसने थोड़ा सा मज़ीद उसके साथ अट्रैक्टिव फोर्स थी वाटर की, तो ये स्पॉट सबसे पीछे आपको नज़र आता है। इस तरह से ये जो चीज़ें हैं ये मूव करके ऊपर की तरफ जा रही होती है। तो हमारे 3 चीज़ें थी, और ये पिगमेंट्स हमारे कलर्ड पिगमेंट्स थे वो सेपरेट हो गए, दैट इज़ वाई इट इज़ द क्रोमेटोग्राफी। कलर्ड पिगमेंट्स को हमने एक पेपर के ऊपर शो कर दिया, सेपरेट भी हो गए। तो सेपरेशन की ये टेक्निक हम किसके लिए यूज़ करते हैं? मोस्टली प्रोटीन्स के लिए हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ये जो कलर्ड पिगमेंट शो हुए हुए हैं, ये जो पेपर पूरा होगा इसको आप क्या कहेंगे? इट वुड बी द क्रोमेटोग्राम, दैट पेपर। और सपोज करें कि ये जो पिगमेंट्स हैं ये कलर्ड नहीं हैं, तो फिर क्या होगा? अगर ये कलर्ड पिगमेंट्स ना होते तो फिर क्या किया जाता? अगर ये सेपरेट हो भी जाते तो हमें नज़र ना आते पेपर के ऊपर। अगर नज़र ना आते तो फिर हम क्या यूज़ करते? हम लोकेटिंग एजेंट यूज़ करते। लोकेटिंग एजेंट क्या करता? हम उसको स्प्रे करते इस पेपर के ऊपर। तो लोकेटिंग एजेंट जब स्प्रे करते तो फिर भी स्पॉट्स हमें क्लियर नज़र आते। सॉल्वेंट मैंने आपको बता दिया, सॉल्युबिलिटी मैंने आपको बता दी, इसका मूव करना मैंने आपको बता दिया, क्यों हम परफॉर्म करते हैं। सेपरेशन तो हमने कर दी। अब सेपरेशन से एक तो मिक्सर सेपरेट हो गया, दूसरा ये कि इसको आप अपनी रेफरेंस वैल्यू के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। मसलन अगर आप यूज़ करते हैं ये जो मूव कर रहा है ऊपर, जो आपके मिक्सर में से जो सब्सटेंसेस मूव किए थे, तो उनकी आप एक वैल्यू निकालते हैं जिसको आप क्या करते हैं? RF वैल्यू। RF क्या चीज़ होती है? दिस इज़ द रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर क्या चीज़ है? और रिटेंशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर बेसिकली एक रेशो है, और रेशो किसके बीच में है? रिटार्डेशन फैक्टर इज़ द रेशो बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या चीज़ है? सॉल्यूट जो कि डिज़ोल्व हुई है किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। तो सॉल्यूट हमारा बेसिकली सैंपल था कि जो सैंपल में डिज़ोल्व हुआ है, और यहाँ उसकी रेशो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। सो इन दोनों की रेशो को हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन फैक्टर। ये हमें बताती है कि जो हमारा जो सैंपल था उसके जो चीज़ें मूव करके ऊपर की तरफ गई हैं वो चीज़ें
उनकी रिटार्डेशन फैक्टर या उनका जो हम वैल्यू निकालेंगे उसकी रिटेंशन या अट्रैक्टिव फोर्स वाटर के साथ डेवलप होके तो उसका जो मूवमेंट है वो किस तरह की है, ये RF वैल्यू हमें बताएगी, उसकी रिटार्डेशन फैक्टर हमें बताएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हमारा क्रोमेटोग्राम था, उसमें 3 पिगमेंट्स थे, एक पिगमेंट ब्लू था, एक पिगमेंट था रेड और एक पिगमेंट था ब्लैक, 3 पिगमेंट्स थे। और फिर यहाँ ऊपर था सॉल्वेंट फ्रंट। अब डिस्टेंस आप देखें, यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस हो गया, जो कि मैं एरो लगाता हूँ, यहाँ से लेके और यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है। लेट्स से कि ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट। अब इसके साथ हम रेशो निकालेंगे इसकी। फॉर एग्जांपल ये रेड का डिस्टेंस हम देखें, यहाँ स्पॉट से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को अगर हम देखें, इस लाइन से हम डिस्टेंस में ये करते हैं, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। अब आप जो आपका फॉर एग्जांपल ये स्पॉट्स हमने लगाए थे ना, यहाँ पे स्पॉट्स वाली लाइन आ जाती है, यहाँ से आप मेजर करेंगे डिस्टेंस। तो इनिशियल स्पॉट हमारा यहाँ पे लगा था, जिस मिक्सर हमने लगाया था, यहाँ मिक्सर हमने लगाया था, यहाँ मिक्सर लगाया था, तो इस जगह से लेके और यहाँ तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। लेट्स से कि रेड ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 8 सेंटीमीटर है। इस तरह से ब्लू ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है यहाँ से लेके और यहाँ तक, दैट इज़ फॉर एग्जांपल द 4 सेंटीमीटर, और जो इसका है वो 2 सेंटीमीटर आ जाता है। सो 4 सेंटीमीटर इसका ब्लू का और ब्लैक का 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। RF वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो किस तरह से हम निकालेंगे, RF इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्यूट। पहले का निकालते हैं, इसको मैं A कह देता हूँ, इसको मैं B कह देता हूँ, इसको मैं C कह देता हूँ। सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्यूट A डिवाइडेड बाय द सॉल्वेंट। सो A का जो डिस्टेंस था दैट इज़ द 8 सेंटीमीटर, और जो आपका डिस्टेंस सॉल्वेंट का है दैट इज़ द 10 सेंटीमीटर। सो दैट वुड बी योर वैल्यू, रिटार्डेशन फैक्टर। अब रिटार्डेशन फैक्टर क्या बताता है कि कौन सी चीज़ है जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है और मूव करके पहले वाटर के साथ जा रही है। सो दैट इज़ द A सब्सटेंस फॉर एग्जांपल। और अगर हम RF वैल्यू निकालते हैं B की, तो B की 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, ये आपकी एक और वैल्यू आ जाएगी। सो जितना रिटार्डेशन वैल्यू आपकी मतलब बताए शो करेगी ज़्यादा है, 1 के करीब है, तो इट मीन्स कि वाटर के साथ उसकी कोई स्टेशनरी फेज़ ने उसको कोई अट्रैक्टिव फोर्स उसके साथ शो नहीं की और उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा थी और वो मूव करके जल्दी ऊपर चला गया। जितनी उसका RF वैल्यू कम होगी, इसको आप इस तरह से भी कह दें कि अगर RF वैल्यू इज़ इक्वल टू 1 तो आप कहेंगे कि उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है सब्सटेंस की और उसका जो मूवमेंट है वो भी ज़्यादा है। और अगर RF वैल्यू उसकी 0 है, इट मीन्स वो डिज़ोल्व भी नहीं हुआ सॉल्वेंट के अंदर, वो अपनी जगह पे मौजूद है, उसकी सॉल्युबिलिटी थी नहीं और वो ऊपर गया ही नहीं, तो उसने डिस्टेंस ही ट्रैवल नहीं किया। तो जब डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया तो वो अपनी जगह पे मौजूद है इनिशियल स्पॉट के ऊपर, वो ऊपर गया ही नहीं। तो अब आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपने RF वैल्यू A का भी निकाल लिया, B का भी निकाल लिया और C का भी निकाल लिया आपने RF वैल्यू। अब आप ये सैम्पल तो आपने फॉर एग्जांपल आपको पता है कि कौन से प्रोटीन्स हैं, अब आप इस वैल्यू को एज अ रेफरेंस यूज़ करें। ये जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, इस वैल्यू को आप यूज़ करें एज अ रेफरेंस। रेफरेंस किसके लिए आप यूज़ करेंगे, फॉर द अननोन। फॉर एग्जांपल इसकी जो वैल्यू हमारे पास आती है इट्स 0.8, फॉर एग्जांपल RF वैल्यू इसकी आती है, तो 0.8 हमारे पास एक सैम्पल की A फैक्टर की हमारे पास वैल्यू आती है। जिस तरह से फिर B आ जाता है, उसकी जो वैल्यू आती है हमारे पास दैट इज़ 0.4। अब हम इनको यूज़ करेंगे एज अ रेफरेंस, तो ये हम यूज़ की हमने एज अ रेफरेंस। सो 0.4 आपकी, दिस इज़ 0.4। अब हम फ्यूचर में फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मिक्सचर है और उस मिक्सचर को हम इस क्रोमेटोग्राफी के ऊपर हम सेपरेट करते हैं और मिक्सचर है अननोन सैम्पल का, तो अननोन सैम्पल का हमने RF वैल्यू निकालना है। अगर किसी की RF वैल्यू आती है 0.8, इट मीन्स हम उसको कंपैरिजन करेंगे, हमारे पास नॉन सैम्पल A जो था इट वाज द रेड पिगमेंट, तो ये नॉन है फॉर एग्जांपल, तो हम इसको कंपैरिजन करेंगे, जबकि इसके साथ रेड के साथ हम कहेंगे ये तो रेड का था फैक्टर RF वैल्यू थी, इट मीन्स ये जो पिगमेंट है ये कौन सा पिगमेंट है, इट इज़ द A पिगमेंट। इस तरह से डिफरेंट RF वैल्यूज़ को आप कंपैरिजन करके आप बता सकते हैं। सो क्रोमेटोग्राफी में रिटार्डेशन फैक्टर हम निकालते हैं, जो कि हम फिर यूज़ करते हैं उसकी मोबिलिटी के हिसाब से, उसकी डिज़ोल्व होने की, जिसकी ज़्यादा आ जाती है वैल्यू RF वैल्यू, वो ज़्यादा सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व था, नहीं उसकी आ रही थी, इट मीन्स कि उसकी डिज़ोल्व होने की सॉल्युबिलिटी क्या थी, वो कम थी। आपने फिर याद रखना है कि ये जो पेपर है, दिस पेपर इज़ यूज टू होल्ड द स्टेशनरी फेज़, और हमारा स्टेशनरी फेज़ कौन सा है, दैट इज़ वाटर।
वाटर को होल्ड करने के लिए पेपर होता है। पेपर इटसेल्फ इज़ नॉट अ स्टेशनरी फेज, वाटर इज़ द स्टेशनरी फेज, जो कि रास्ते में जाते हुए इनके साथ अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करता है, जिसकी वजह से इनकी मोबिलिटी कम हो जाती है और फिर वो सेपरेट हो जाते हैं। जो ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेंगी टुवर्ड्स द वाटर, टुवर्ड्स द पेज, वो पीछे रह जाएंगी, और जिनकी अट्रैक्शन नहीं होगी वो आगे चली जाएंगी। अब आपने सॉल्वेंट जो यूज़ किया था वो तो आपने ऑर्गेनिक यूज़ किया था। अब ये ज़रूरी भी नहीं कि हर चीज़ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ही डिज़ोल्व हो, आप सॉल्वेंट को वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। वाटर कैन बी द सॉल्वेंट। जो चीज़ पोलर है वो तो डिज़ोल्व नहीं होगी नॉन पोलर के अंदर, तो वो तो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगी, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रोमेटोग्राफी, उसका प्रोसीजर, उसकी RF वैल्यू, उसकी टेक्निक और उसकी जो सेपरेशन है वो मैंने आपको बता दी। इसकी बेसिस पे फिर हम उसको कैसे फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं सैम्पल अननोन को भी फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में एक और टेक्निक के साथ दोबारा मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।